हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोग झारखंड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये जो सीरीज है, और झारखंड इतिहास में हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश पढ़ रहे हैं। ये जो पिक्चर मैंने लगाया है, आपको पता है ये कहाँ का है? ये है पलामू फोर्ट। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। लेकिन ये टूरिस्ट प्लेस उस हद तक नहीं हो पाया जिस हद तक होना चाहिए। रीज़न ये है कि इसका जो एरिया है ये जंगलों के बीच में है। ओके, पलामू टाइगर रिजर्व है, उसी के पास में है, वहीं पर है। जंगलों के बीच में होने के कारण ये ज़्यादा इसका ज़्यादा जो है, आप कह सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये चिन्हित उतना नहीं हो पाया। लेकिन देखिए कितना भव्य और सुंदर है ये। तो यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग हम लोगों ने कल ही स्टार्ट किया था झारखंड सामान्य अध्ययन में, जो झारखंड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। तो इसमें जो लेक्चर नंबर 16 था, इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था झारखंड में पलामू पलामू के जिन वंशों ने यहाँ पर शासन किया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रक्सेल के बारे में, रक्सेल वंश। ओके, और फिर मैंने बताया कि कैसे रक्सेल के बाद अ, चेरो वंश की स्थापना होती है। रक्सेल वंश के जो लास्ट राजा होते हैं मानसिंह, उसकी हत्या करके भागवत राय जो है वो चेरो वंश की स्थापना करते हैं। और फिर चेरो वंश में मैंने आपको कुछ राजाओं के बारे में बताया था, जैसे कि अनंत राय के बारे में मैंने बताया था, सहबल राय के बारे में मैंने बताया था कि कैसे सहबल राय को जो है बाघ से लड़वा कर इनकी हत्या कर दी जाती है, हत्या ही बोल सकते हैं आप। इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उथल पुथल सा हो जाता है जो चेरो का क्षेत्र होता है वहां पर। तो ये सब मैंने बताया था। देखिए जो मैं बोलता हूँ, ठीक है, और जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो जो लिखने वाले पॉइंट हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और यही कारण है कि पीडीएफ मैं सेंड कर देता हूँ, ताकि आप उन पॉइंट्स को देखकर, और जो मैं कहानी बताता हूँ, मैं जो कंसेप्ट बताता हूँ, उसको आप रिकॉल कर पाएँ। ओके, जो लिखने वाले पॉइंट है जो मैं लिख देता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। बाकी के जो स्टोरी है वो इसको बिल्ड करने के लिए है। स्टोरी जो है, इससे आप इन सब चीज़ों को याद रख पाएंगे। और जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इन सब चीज़ों को आप फिर से रिवाइज कर पाएंगे, फिर से रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों का बार बार रिपीटेशन किया जाएगा। ओके, जैसा कि बाकी चैप्टर्स, बाकी टॉपिक में मैं करता हूँ। ओके, तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज इसके आगे के स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था, वो हम लोगों ने पढ़ा था सहबल राय के बारे में। सहबल राय के बारे में हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। जिस तरह से नागवंश हम लोगों ने पढ़ा है, उसी तरह से ये पढ़ेंगे। उस हद तक नहीं, नागवंश कुछ लंबा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो राजा हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन बाकी जो क्षेत्रीय राजवंश है उसमें उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि नागवंश का होता है। ओके, तो उसके रिस्पेक्ट में कम ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज जो है सिर्फ दो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे आज का जो क्लास है। एक है प्रताप राय और दूसरे मेदिनी राय। बहुत बड़े राजा, दोनों ही बहुत ही प्रभावशाली राजा थे, प्रताप राय और मेदिनी राय। सिर्फ दो राजाओं के बारे में मैं आज बताऊंगा, लेकिन ये जो क्लास है थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए क्योंकि दोनों ही राजा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा मेदिनी राय जिनके नाम पर डाल्टनगंज जो है पलामू में, उसका नाम चेंज किया गया और मेदिनी नगर रखा गया। बहुत ही ये प्रभावशाली राजा थे। क्या ऐसा काम किया था इन्होंने, क्या इनका इफेक्ट था, और क्या क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, मुगलों से क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, ये हम लोग पढ़ेंगे प्रताप राय और मेदिनी राय के बारे में। ओके, तो प्रताप राय से मैं स्टार्ट करता हूँ, आप समझते चलिएगा। जो क्लास नोट्स है वो आपको दे दिया जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं कि जो होमवर्क सीरीज है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल में जो है मैं बता दूंगा कि कैसे वो स्टार्ट किया जाएगा। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी जोड़िए, काफी ये फायदा पहुंचाने वाला है आपको। चलिए, तो प्रताप राय। अब प्रताप राय जो हैं ये सहबल राय के उत्तराधिकारी हैं, और सहबल राय के बाद ये चेरो वंश के राजा बनते हैं पलामू के क्षेत्र में। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, जैसे कि चेरो वंश मैंने बोल दिया, नागवंश बोल दिया,
तो इनका क्षेत्र कहाँ था? देखिए ये जो, अच्छा मैप मैंने नहीं लगाया है ना, एक मिनट, देखिए मैप अब लग गया है। तो थोड़ा सा मैप में मैं बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएं। अगर मैं बोलता हूँ चेरो वंश तो ये किस क्षेत्र में, नागवंश का एरिया कौन सा है, ये बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में ये आपको नहीं मिलेगा। आप इसको समझिए, मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। देखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चेरो वंश पढ़ रहे हैं, तो चेरो वंश जो था, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया, ये चेरो वंश का था। ओके, पलामू राज्य इसको बोला जाता है, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन पलामू जो है, पलामू मेनली इस एरिया में था। ठीक है, पलामू जो मेनली था इस एरिया में था, और पूरे को पलामू राज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पर था देवगांव, अभी हम लोग पढ़ेंगे, देवगांव हो गया। यहाँ पर था तरहसी, ये नाम अभी देखने को मिलेगा आपको, तरहसी। फिर चैनपुर था। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया यहाँ पर कैंडी राज्य था। फिर यहाँ पर हजारीबाग का ही, ये सब हजारीबाग का इलाका था ये दोनों। यहाँ पर चाय का राज था, चाय राज, चाय चंपा आपने सुना होगा। ये जो एरिया था, ये एरिया ये था खड़गडिहा का राज्य। ठीक है, ये खड़गडिहा का राज था। फिर इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये था छोटा नागपुर खास। ओके, और यहाँ पर उसमें इसमें था सुतियांबे, यहाँ पर ऊपर में सुतियांबे यहाँ पर था। ओके, इसके नीचे यहाँ पर चोटिया था। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये था पोरहाट, ये पोरहाट था। और यहाँ पर था कोल्हान, यहाँ पर था कोल्हान। ओके, धालभूम आप सुनते हैं, तो ये जो एरिया था ये था धालभूम। यहाँ पर था वीरभूम। ओके, यहाँ पर वीरभूम था। तो इस तरह से ये बटा हुआ था। पंचेत आप सुनते होंगे, पंचेत का एरिया ये वाला था, ये था पंचेत। ओके, ये पंचेत था। तो समय समय पर मैं मैप का इस्तेमाल करके आपको बता दूंगा, ओके, कि कौन सा राज्य कहाँ पर था, किस तरह से था। तो यहां मैं बता रहा था प्रताप राय के बारे में। तो प्रताप राय जो थे, ये सहबल राय के उत्तराधिकारी थे, मतलब कि उनके बाद ये बने थे। ठीक है, उनके बाद ये राजा बने थे। और ये जो है, ये शाहजहां के समकालीन थे, शाहजहां के समकालीन थे। ओके, तो बहुत ही ये प्रभावशाली, शक्तिशाली राजा थे। ओके, समय के साथ साथ ये और शक्तिशाली होते गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पलामू के क्षेत्र में, देखिए अभी तक जो राजा थे कौन कौन थे, साहबद राय थे स्टार्टिंग में, हालांकि वो चेरो वंश, उस समय तक चेरो वंश की स्थापना नहीं हुई थी। ओके, उसके बाद भागवत राय बने। भागवत राय जो है ये चेरो वंश की स्थापना करते हैं, फिर अनंत राय बनते हैं, फिर सहबल राय बनते हैं। लेकिन किसी ने भी किले का निर्माण नहीं किया था। किले का निर्माण प्रताप राय करते हैं। प्रताप राय जो है ये कोठी हो गया, कुंडा हो गया, देवगन हो गया, तो इस एरिया में जो है ये किले का निर्माण करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो किला है, जिसको हम लोग अभी पुराना किला के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, पुराना किला के नाम से जानते हैं। पुराना पलामू किला, पुराना पलामू किला के नाम से जो जाना जाता है, उसे प्रताप राय ने बनाया था। और इसके बाद एक और नाम आता है, नया पलामू किला। तो आज के बाद आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि नया और पुराना क्या है। नया जो पुराना पलामू किला है उसे प्रताप राय ने बनाया था, और नया पलामू किला जो है इसे मेदिनी राय ने बनाया था। ठीक है, प्रताप राय के जस्ट बाद जो है वो जो इंपॉर्टेंट जो शासक हम लोग पढ़ेंगे वो मेदिनी राय है। ओके, तो प्रताप राय पर देखिए मुगलों का आक्रमण होता है। इसके पहले ही मुगल यहाँ पर प्रभावशाली रहे थे। कैसे? अनंत राय के समय में, भागवत राय के समय में मुगलों का यहाँ पर आधिपत्य हो सा गया था, मैंने बताया था आपको। तो अब प्रताप राय के समय में क्या स्थिति है, इसको आप समझिए। प्रताप राय, प्रताप राय और मुगल, ओके, इसको आप ध्यान से समझिए, जो मैं अभी इतिहास लेकर चल रहा हूं। यहीं से देखिए जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लिंक यहीं से जुड़ा हुआ है। जैसे कि चेरो वंश अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो चेरो के जो राजा हुए वो किसी न किसी विद्रोह में शामिल रहेंगे। तो अगर आपने ये पढ़ के रखा है तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी।
तो बेस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सभी का बेस ये चल रहा है। इतिहास को आप अच्छे से पढ़िए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनते चले जाइए। पीडीएफ मैं दे देता हूँ, आप उसको रिकॉल करने के लिए रेफर कर सकते हैं। तो प्रताप राय मुगल की जो कहानी है इसको आप समझिए। देखिए, जब भी मुगलों का आक्रमण हुआ है तो आक्रमण क्यों हुआ है? क्योंकि टैक्स नहीं दिया जाता था। ओके, टैक्स नहीं दिया जाता था। तो टैक्स जैसे कि स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही इन लोगों को लगा, यहाँ के जो शासक हैं, कि अब हम लोग थोड़े हावी हो रहे हैं, तो इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। जब मुगलों को पता चला कि ये टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये इस पर आक्रमण करते थे। ओके, ये इस पर आक्रमण करते थे। तो शाहजहां के कहने पर ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया एक समय के बाद। अब होता ये है कि उस समय शाहजहां बादशाह थे। शाहजहां को जब पता चला कि पलामू के जो शासक हैं प्रताप राय, इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, 1641 में आक्रमण करवाया प्रताप राय पर। करवाया शाहजहां ने, लेकिन जिसने आक्रमण किया उसका नाम है शाइस्ता खां। क्या नाम है? शाइस्ता खां। ठीक है, शाहजहां शाइस्ता खां को बोलता है कि जाओ प्रताप राय को फोर्स करो टैक्स देने के लिए, वो उसकी हमारी जो अधीनता है वो स्वीकार लेगा। ओके, तो ये जो है शाइस्ता खां जाता है, आक्रमण करता है 1641 में। और ये मुगल जो है, देखिए मुगल कितनी बड़ी सेना थी, कितना बड़ा साम्राज्य है इनका। और चेरो अभी छोटे से क्षेत्र में है, छोटे से क्षेत्र में है चेरो, तो ये तो उतना शक्तिशाली होगा नहीं। तो ये हारता है। ओके, और फाइनली प्रताप राय को संधि करनी पड़ती है। और जो संधि होती है, तो उस संधि में क्या होता है इसको आप समझिए। संधि में ये होता है, संधि में ये होता है कि जो शाइस्ता खां है, शाइस्ता खां को, सिर्फ शाइस्ता खां को 80,000 रुपए देने पड़ते हैं। शाइस्ता खां को 80,000 रुपए देने पड़ते हैं। ये पहला हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि ये टैक्स देगा सालाना। ओके, ये हो गया। और अब से प्रताप राय पटना में जाके हाजिरी लगाएंगे। ये बिहार सूबेदारी के अंतर्गत आता था। बिहार के जो सूबेदार होते थे वो पटना में रहते थे, तो पटना जाकर ये हाजिरी लगाया करेंगे। तो ये 3 कंडीशन पर संधि होती है। ओके, तब ये शासक बने रहते हैं। अभी स्थिति खराब हो गई। अब धीरे धीरे ये समय बीतता चला जाता है। अच्छा, ये टैक्स ये क्यों देना बंद कर देता है? मैंने स्टार्ट ही किया कि ये टैक्स नहीं देता है, तो शाहजहां इस पर आक्रमण करवाता है। टैक्स आखिर देता क्यों है, क्यों नहीं देता है, इसको अब देखिए एक बार। अभी तक ये स्थिति थी कि जो पलामू का क्षेत्र था, ये मैं यहाँ के पहले का बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट है कि आखिर टैक्स ये पलामू जो प्रताप राय हैं ये क्यों नहीं दे रहे थे, इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो पलामू का जो क्षेत्र है, तो पलामू के क्षेत्र को बिहार सूबेदारी के अंतर्गत रखा गया था। और उस समय बिहार के जो सूबेदार थे, जो बिहार के सूबेदार जिसको बनाया गया था, उसका नाम था अब्दुल्ला खां। क्या नाम था? अब्दुल्ला खां। ओके, तो ये जो अब्दुल्ला खां है, इसको ये बिहार की सूबेदारी जागीर के रूप में दे दी गई शाहजहां के थ्रू। अब इसका जो टैक्स है, इस एरिया का जो टैक्स है, ये 1,36,000 डिसाइड किया गया कि 1,36,000 टैक्स दिया जाएगा। ओके, अब होता ये रहा कि अब्दुल्ला खां ने क्या किया, समय के साथ साथ अब ये जो कलेक्शन है ये पलामू से भी लेगा ये। उस समय प्रताप राय थे, तो समय के साथ साथ क्या किया कि अब्दुल्ला खां ये टैक्स बढ़ाता चला गया, टैक्स ये बढ़ाता चला गया। ओके, अब जो प्रताप राय थे उन पर बोझ बढ़ता चला गया। तो एक समय आया कि इनको लगा कि अब ये जो है पानी सर के ऊपर से जा रहा है, ये टैक्स कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहा है। अब मैं जो है मैं जो हूँ इसको अब टैक्स नहीं दूंगा। ओके, तो फिर ये टैक्स देना बंद कर देता है, ये टैक्स देना फिर ये बंद कर देता है। और फिर शाइस्ता खां इस पर आक्रमण करता है। उस समय अब्दुल्ला खां की मृत्यु हो चुकी होती है और इस जगह पर शाइस्ता खां आ जाता है। तो फिर शाइस्ता खां इस पर आक्रमण करता है। तो ये था कि ये टैक्स क्यों नहीं दे रहा था, फिर टैक्स देने के लिए, मनवाने के लिए इस पर आक्रमण किया जाता है। ओके, अब होता ये है, देखिए अभी संधि क्या हुई थी, संधि ये हुई थी 1641 की बात है कि 80,000 रुपए इसको दिया गया, फिर ये सालाना टैक्स देगा और पटना में हाजिर लगाएगा। ओके, प्रताप राय दे रहा, टैक्स दे रहा। फिर जब प्रताप राय को महसूस होता है कि हम लोग हावी हो रहे हैं, ये कमजोर हो गया, क्योंकि देखिए बादशाह तो रह रहा है दिल्ली में। ओके, शाहजहां तो रह रहा है दिल्ली में,
अब यहाँ पर स्थिति ये है कि जो सूबेदार है तो उसकी स्थिति पर ये पूरा डिपेंड करता था कि ये टैक्स दे या ना दे। थोड़ा सा भी महसूस हुआ प्रताप राय को कि नहीं ये जो है कमजोर हो रहा है तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। ओके, तो अब ये फिर से 1642 में प्रताप राय जो है टैक्स देना बंद कर देते हैं। ओके, ये जो है टैक्स देना बंद कर देते हैं। और इस समय ऐसा क्यों हुआ कि ये टैक्स देना बंद कर देते हैं? एक तो ये हुआ कि शाइस्ता खां जो है पटना लौट जाता है। अभी ये पलामू के क्षेत्र में है तो टैक्स दे रहा है प्रताप राय। जैसे ये पटना लौटता है, प्रताप राय को पता चलता है कि शाइस्ता खां जो है पटना लौट गया है, तो स्थिति थोड़ी मुगल की यहाँ पर कमजोर होने लगती है। बस प्रताप राय को चांस मिल जाता है और ये फिर से टैक्स देना बंद कर देता है। ओके, अब इस समय तक जो है, अब इस समय तक नया सूबेदार आ जाता है इस एरिया में। इस समय तक बिहार का जो सूबेदार है शाइस्ता खां के बाद नया सूबेदार जो आता है ये है इतिकाद खां। ये है इतिकाद खां। ओके, अब इतिकाद खां को पता चलता है कि प्रताप राय ने फिर से टैक्स देना बंद कर दिया, तो अब ये जो है आक्रमण करता है प्रताप राय पे। प्रताप राय पे आक्रमण करता है और इतिकाद खां ये खुद होशियार कि ये खुद नहीं जाता है। इतिकाद खां जो है ये खुद नहीं जाता है, भेजता है जबरदस्त खां को। जबरदस्त खां को ये भेजता है। ओके, कि मैं नहीं जाऊंगा तुम जाओ। ओके, अब ये जाता है जबरदस्त खां, लेकिन वही बात है कि मुगल की सेना मजबूत है, इसीलिए कोई भी जाए, सेना ही इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी जाके जो है आसानी से आक्रमण करके जीत जाता था। तो जबरदस्त खां गया यहाँ प्रताप राय के पास, आक्रमण किया, प्रताप राय को आसानी से अभी जो है हरा देता है। ओके, तो संधि होती है, प्रताप राय फिर से संधि करते हैं। अब संधि ये होती है कि 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं। उस समय 80,000 रुपए दिए गए थे शाइस्ता खां को, अब 1,00,000 रुपए जो है दिए जाते हैं। किसको? जबरदस्त खां को नहीं, इसका जो मालिक है इतिकाद खां, इसको दिया जाता है 1,00,000 रुपए। ओके, अब बेचारा ये आया तो इसको भी कुछ मिलेगा, तो प्रताप राय इसको क्या करता है, इसको देता है असरफी। ओके, ऐसा माना जाता है कि 2,000 असरफी इनको दिया गया था। ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ पलामू के क्षेत्र में काफी हाथी जो है पाए जाते हैं, आपको पता है, तो एक हाथी जो है, एक हाथी भी इनको दिया जाता है। ओके, इतिकाद खां को। ये हो गया, और फिर से कंडीशन में रहता है कि ये पटना जाएंगे साथ में प्रताप राय की। ओके, तो अब क्या हुआ कि इतना कुछ मिलने के बाद देखिए 1,00,000 रुपए दिया गया इतिकाद खां को, साथ में हाथी भी दिया गया है, साथ में इन्होंने जिसको भेजा था जबरदस्त खां को, इसको भी 2,000 असरफियां दी गई हैं। तो अब स्थिति ये हो गई है कि प्रताप राय और इतिकाद खां के संबंध अच्छे हो गए हैं। संबंध जो है दोनों के ये अच्छे हो जाते हैं। ओके, प्रताप राय अब चेरोवंश के राजा बने रहते हैं और ये टैक्स देकर यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं। अब दोनों के मुगल और चेरोवंश के जो संबंध है वो अच्छे हो गए हैं। ठीक है, अब इसी तरह से चल रहा होता है। देखिए इतना कुछ हुआ बीच में, इतना पैसा इसको दे दिया उसको दे दिया, तो इस तरह से क्या है कि इसके परिवार में अब सिर्फ प्रताप राय तो है नहीं, बहुत कोई रहते हैं। ओके, बहुत सारे वीर लोग रहते हैं। तो इनके परिवार में 2 लोग थे जो इस चीज को देख रहे थे। ओके, और इस चीज को देखने के बाद उनको काफी कह सकते हैं खराब लग रहा था कि अगर मैं होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता, मैं जो हूं मुगल पर हावी रहता। ओके, उन 2 लोगों का नाम मैं बता रहा हूं। ये जो 2 लोग थे, एक थे तेज राय, एक थे तेज राय। ओके, तेज राय थे, और एक थे दरिया राम, दरिया राय, सॉरी दरिया राय। ओके, तेज राय, ये राय लिखा हुआ है, इसको राम ना समझ लें। तेज राय और दरिया राय ये दोनों प्रताप राय के परिवार से ही संबंध रखते हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। लेकिन इन दोनों को प्रताप राय की जो स्थिति है वो देखकर खराब लगता है कि वो जो है मुगलों से अच्छा संबंध बना रहे हैं, और यही कारण जो है उन पर, प्रताप राय पर आक्रमण करते हैं ये, मतलब उन पर जो है उनके अगेंस्ट ये बगावत करते हैं, और प्रताप राय को ये बंदी बना लेते हैं। ये बंदी बना लेते हैं किसको? प्रताप राय को। कौन? तेज राय और दरिया राय। ठीक है, और इसके बाद चूंकि प्रताप राय राजा है, इसको बंदी बना लिया गया, तो अगले राजा जो बनते हैं, अगले राजा ये बनते हैं तेज राय। ये तेज राय, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यहां पर आप
स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे नहीं तेज राय के बारे में कुछ, क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए ये राजा बनता है। ओके तो तेज राय जब ये बना, राजा बना तेज राय, तो अब क्या होता है कि तेज राय जो है, प्रताप राय को बंदी बना ली गई है। अब प्रताप राय किसी तरह से, चूंकि मुगल से प्रताप राय का संबंध अच्छा हो चुका है, तो प्रताप राय जो है किसी तरह से ये मुगल को संदेश भिजवाते हैं, मुगल को ये संदेश भिजवाते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए। ओके उसके पहले ही इसके इसके पहले ही मुगल मदद करे, इसके पहले ही दो लोग होते हैं जो कि इसकी मदद करते हैं। एक तो सूरत सिंह हो गया, एक सूरत सिंह, ओके, और एक है सबल सिंह, और एक है सबल सिंह। ये दोनों जो है आप कह सकते हैं प्रताप राय के चहेते हैं, तो इनकी मदद करते हैं। ओके और इनको फिर से जो है गद्दी पर बैठा देते हैं, लेकिन तेज राय और दरिया राय मानने वाले नहीं है, फिर से ये आक्रमण करते हैं, फिर से बगावत करते हैं। तो अब क्या है, प्रताप राय को दिक्कत होने लगती है और ये संदेश मुगल को भिजवा चुके होते हैं, तो मुगल इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मुगल क्या कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम हमेशा इस क्षेत्र के राजा बने रहोगे, कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं करेगा। तो प्रताप राय जो है, प्रताप राय मुगल जो है मदद करते हैं, लेकिन कंडीशन रखते हैं। कंडीशन क्या रखते हैं कि अब जो है तुम टैक्स 1 करोड़ रुपए दोगे, अब जो है तुम टैक्स 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दोगे। ओके मुगल ने मदद करने के लिए हामी भर दी। मुगल कहने का मतलब मुगल की तरफ से वही इतिकाद खां जो कि अब एक कह सकते हैं कि एक दोस्त बन चुका है प्रताप राय का। तो इतिकाद खां बोलता है ठीक है मैं मुगल की सेना तुम्हें दूंगा और मुगल जो है तुम्हारी मदद करेगा, तुम हमेशा चेरो वंश के राजा बने रहोगे, लेकिन तुम्हें अब 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो है टैक्स देना पड़ेगा। ओके क्योंकि मुझे भी जवाब देना है ऊपर में, अगर इतनी सारी मदद मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब मुगल को क्या मिलेगा। तो ठीक है 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष टैक्स दिया जाएगा। एक ये हो गया। तो इतना बड़ा रकम जब प्रताप राय राजी हो जाता है तो इतिकाद खां को काफी अच्छा लगता है, और इतिकाद खां क्या करता है कि प्रताप राय का नाम आगे बढ़ाता है और इसे जो है प्रताप राय को 1000 का मनसब 1000 का मनसब प्रदान करता है। ओके इतिकाद खां के कहने पर प्रताप राय को 1000 का मनसब दिया जाता है मुगल बादशाह की तरफ से। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि किनको जो 1000 का मनसब दिया गया था। ओके तो प्रताप राय थे, कैसे कैसे क्यों हुआ आप ये समझ गए। और यहां पर आपको याद रखना है कि जो पुराना पलामू किला है, इसे किसने बनाया था, इसे प्रताप राय ने बनाया था। ओके ये हो गया प्रताप राय। बस अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा प्रताप राय के बारे में। आगे प्रताप राय के बाद जो बनते हैं, प्रताप राय के बाद जो बनते हैं ये हैं भूपाल राय। भूपाल राय ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके बाद जो बनते हैं ये हैं मेदिनी राय। मेदिनी राय देखिए सबके बारे में नहीं पढ़ना है, ओके आपको किताब नहीं छापनी है, बस वही राजा के बारे में मैं बता रहा हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मेदिनी राय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे, मेदिनी राय के बारे में क्या क्या हुआ था। ओके देखिए मेदिनी राय, तो यहां पर क्या है कि ये भी जो है पलामू क्षेत्र में बहुत बड़े राजा थे। ओके बहुत ही प्रभावशाली राजा थे, और इनका जो शासन काल था, इनका जो शासन काल था, देखिए मैं टाइम पीरियड बहुत ही कम लिखता हूं क्योंकि इतने सारे कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन मैं जो लिख दे रहा हूं तो समझिए कि मैंने बहुत सारे बुक से उसे मैच किया, इंटरनेट में उसे क्रॉस चेक किया, तब मैं लिख रहा हूं, मतलब डेटा सही है। तो 1658 से 1674 इनका शासन रहता है, लेकिन इसे याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके तो इंपॉर्टेंट है ये डेट 1674 में जो है मेदिनी राय की मृत्यु होती है। तो 1658 से 1674, कहीं कहीं आप देखेंगे 1662 लिखा हुआ रहता है। तो ये इनका टाइम पीरियड है। और मेदिनी राय के संबंध में मैंने आपको बताया था जब मैं आपको नागवंश पढ़ा रहा था,
नागवंश जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो नागवंश में मैंने बताया था कि एक राजा हुए थे नागवंश में, उनका क्या नाम था? उनका नाम था रघुनाथ शाह। क्या नाम था? रघुनाथ शाह। और इनकी जो राजधानी थी दोयसा, तो यहां पर एक किला था जिसको नवरत्नगढ़ किला या दोयसागढ़, नवरत्नगढ़ या दोयसागढ़ किला कहा जाता है, दोयसागढ़। तो इन्होंने, मेदिनी राय ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ओके। और देखिए ये जो है, ये चेरो वंश हो गया और ये छोटा नागपुर हो गया। तो यहाँ पर रहता था नागवंश, यहाँ चेरो, दोनों एक दूसरे के, मतलब कह सकते हैं कि इनका बॉर्डर लगता था और दोनों ही, आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के प्रति कट्टर थे। तो ये जो है मेदिनी राय इन पर आक्रमण करते हैं, काफी जो है तहस नहस कर देते हैं, काफी हानि पहुंचाते हैं। और यहाँ पर एक दरवाजा होता है, काफी सुंदर दरवाजा होता है, पत्थरों का बना हुआ होता है ये दरवाजा, पत्थर का दरवाजा। इसको ये जो है ले जाते हैं और अपने पलामू किला में लगवाते हैं। ओके। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इस किला को पटना ले जाता है, दाऊद खां नाम है उनका, अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। ये किला दोयसा से पहुंचता है पलामू, फिर पलामू से पहुंच जाता है पटना। ओके। तो इन्होंने नागवंश पर आक्रमण किया था, उस समय रघुनाथ शाह थे, और इस किले पर जो है काफी नुकसान पहुंचाया था इस किले को। और ये जो है, ये दरवाजा, नागपुर दरवाजा जिसको कहते हैं, ये साथ में ले जाते हैं। ओके। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ कुछ चीज मैं बता रहा हूँ, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, जो लास्ट में बताना चाहिए लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ, और इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला पॉइंट ये है कि इन पर मेदिनी राय के समय में, मेदिनी राय के समय में मुगलों का आक्रमण जो है, मुगलों का आक्रमण होता है, और बहुत ही भीषण तरीके से आक्रमण होता है। मतलब स्थिति ये रहती है कि इनका जो किला है पलामू किला, पलामू किला, इनसे, पलामू किला से मेदिनी राय को जाना पड़ता है, ये किला छोड़कर जाना पड़ता है, जंगलों में जाना पड़ता है, ये सरगुजा तरफ चल जाते हैं, वहां शरण लेते हैं। स्थिति काफी खराब हो चुकी होती है। पूरा चेरो वंश जो है, इसका जो राजपाट है ये पलामू से निकल जाता है, इनके हाथों से निकल जाता है, और यहाँ पर मुगल की सत्ता जो है स्थापित हो जाती है। बहुत समय तक ऐसा चल रहा होता है, और किसी तरह से जो है मेदिनी राय वापस यहाँ पर आते हैं, और जब ये आते हैं तो देखते हैं कि स्थिति काफी खराब हो चुकी है लोगों की, लेकिन फिर भी ये जो है हार नहीं मानते हैं, और किसी तरह से बहुत सारे जो है नियम नीति लागू करके ये अर्थव्यवस्था इतनी ठीक कर देते हैं इस क्षेत्र में, ये कि उस समय की कहानी थी, मतलब कहावत थी उस समय की, ऐसा माना जाता था कि पलामू के क्षेत्र में ऐसा कोई घर नहीं था, ऐसा कोई घर नहीं था जहां ना मथनी हो और ना मक्खन। ये कहावत है पलामू के क्षेत्र के लिए मेदिनी राय के संबंध में। तो ये स्थिति कर दी गई थी, मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेदिनी राय का जो कार्यकाल है, ये कृषि कृषि के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। और चेरो वंश में, चेरो वंश में भी ये स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है मेदिनी राय का कार्य। ओके। तो ऐसा क्या हुआ था, हम लोग इसको समझेंगे। ओके। इसको जानेंगे, हर पॉइंट को हम लोग बारीकी से देखेंगे। चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज को जोड़ पाऊं। ये सब पढ़ने के लिए आपको कम से कम, ये सब जानने के लिए कम से कम आपको 2-3 बुक रखना पड़ेगा साथ में। ओके। क्योंकि एक बुक से कंप्लीट होने वाला है नहीं, और एक बुक पढ़ेंगे तो लगेगा कि कुछ छूट रहा है, कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ओके। तो यहां पर देखिए, हर पॉइंट को मैं बता रहा हूं, देखते चले जाइए आप, कि मेदिनी राय अभी शासक हैं, अभी राजा हैं चेरो वंश के। मेदिनी राय जो हैं ये चेरो वंश के राजा हैं। और जब ये सत्ता, जब इन्होंने गद्दी संभाली, तो ये स्टार्टिंग में जो है मुगल, मुगल की अधीनता जो है, मुगलों की अधीनता इन्होंने इन्होंने स्वीकार कर ली। ओके। अधीनता जो है इन्होंने स्वीकार कर ली। स्टार्टिंग में किसी तरह का विरोध नहीं किया गया, इन्होंने मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली। ओके। अब जब ये अभी शाहजहां का ही शासनकाल चल रहा है, तो शाहजहां के अंतिम समय में, शाहजहां के अंतिम समय में आपको पता होगा कि शाहजहां जब बीमार था, तो उसी समय सभी लोगों को लगा कि अब इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। और औरंगजेब फिर जो उत्तराधिकार
के युद्ध में छिड़ जाते हैं तो उनका ध्यान बिहार बंगाल के क्षेत्र से हट जाता है। जब ये युद्ध हुआ था उस समय औरंगजेब इसी क्षेत्र के जो हैं बिहार बंगाल के क्षेत्र के ये सूबेदार हुआ करते थे, तो इस क्षेत्र में ये रह रहे थे। ओके, तो ये जो है अब इनका ध्यान उत्तराधिकार का जो युद्ध है इस पर चला जाता है। बस मेदिनी राय को यहाँ मौका मिल जाता है, तो मेदिनी राय क्या करते हैं, ये टैक्स देना बंद कर देते हैं, ये टैक्स देना बंद कर देते हैं, टैक्स देना बंद कर देते हैं। ओके, जब इन्होंने सत्ता संभाली तो इन्होंने स्टार्टिंग में मुगल की जो अधीनता है इन्होंने स्वीकारी और ये टैक्स दे रहे थे, लेकिन मौका पाकर इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। अब जो है औरंगजेब गद्दी पर है, औरंगजेब ये बादशाह है। ओके, अब औरंगजेब बादशाह है। जब औरंगजेब को पता चला कि एक है चेरोवंश के वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जो कि बिहार के ही अंतर्गत ही आता था, तो अब क्या है कि यहाँ का जो सूबेदारी है ये दाऊद खां को दिया गया, ये जो है ये दाऊद खां को दिया गया। ठीक है, दाऊद खां, अभी बहुत लंबा समय तक ये दाऊद खां का नाम हम लोग सुनेंगे। दाऊद खां, ये दाऊद खां कौन है, ये इस क्षेत्र का सूबेदार है, ये है सूबेदार। ओके, अब ये क्या करता है, चूंकि मेदिनी राय तो टैक्स दे नहीं रहा है, मेदिनी राय जो है ये टैक्स नहीं दे रहा है, तो ये जो है इस पर आक्रमण करता है, ये आक्रमण करता है औरंगजेब के कहने पर, दाऊद खां मेदिनी राय पर आक्रमण करता है। अब देखिए आक्रमण जब करेगा, ये पलामू हो गया। ओके, और चेरो वंश का जो कैपिटल है, चेरो वंश का जो कैपिटल है, तो यहां पर आक्रमण करने से पहले बहुत सारे क्षेत्र आएंगे, बहुत सारे क्षेत्र आएंगे, तो उस क्षेत्र पर पहले आक्रमण होता है। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको आप देखिए। दाऊद खां अब चला है कहां, मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए, तो ये गया के रास्ते होते हुए पटना से ही आ रहा है। कहां से आ रहा है, पटना से, पटना इधर ऊपर है। ओके, तो ये पटना के रास्ते जो है, पटना से गया होते हुए, ये जो है गया होते हुए, यहाँ कोडरमा के ऊपर है गया, तो गया होते हुए ये इस क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है, तो जब ये आता है तो सबसे पहले पलामू में एंट्री जब करता है तो इसको मिलता है कोठी का किला। क्या मिलता है, कोठी का किला मिलता है। ये इस पर आक्रमण कर देता और इस किले पर अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है, ये हो गया किसका, ये मुगल का हो गया। दाऊद खान ने इस पर आक्रमण किया और इस किले को अपना लिया, अधिकार कर लिया इस पर। फिर ये आगे बढ़ता है, इनका जो मकसद है, ये तो ये कोठी का किला तो नहीं है ना, इनका मकसद क्या है, मेदिनी राय पर आक्रमण करना, इनको जो है मुगल की अधीनता स्वीकार करवाना, ये है दाऊद खां का उद्देश्य। तो ये आगे बढ़ता है, जब ये आगे बढ़ता है तो पलामू में अब ये एंट्री कर चुका है, लेकिन अभी जो है मेदिनी राय के कैपिटल नहीं पहुंचा है। तो जब ये आगे बढ़ता है तो एक फिर किला मिलता है और उस किले का नाम है कुंडा का किला। कुंडा का किला, ये पहाड़ पर बना हुआ किला था, बहुत ही सुंदर किला था। इस पर अधिकार जमा लेता है। ओके, और इस पर अधिकार जमा लेता और इस किले को ये तहस नहस कर देता, मतलब इसको तोड़ देता है। ठीक है, इसको जो है बर्बाद कर देता है इस किले को। ओके, देखिए अभी तक पलामू के क्षेत्र में, पलामू के क्षेत्र में दाऊद खां की एंट्री हो गई है, दाऊद खां की एंट्री हो गई है। ओके, सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले ये जो है कुंडा का किला, कुंडा का किला, इस पर अपना अधिकार किया। ओके, एक मिनट, टाइम मैं देख रहा हूं, चलिए ठीक। तो कुंडा का किला, इस पर आक्रमण किया। उसके बाद ये कहा जाता है, अच्छा कुंडा का किला के पहले था कोठी का किला, फिर आता है कुंडा के किला पे। ठीक ना, यहाँ पर गया से होते हुए ये कोठी का किला, इस पर अधिकार जमाया, फिर कुंडा का किला, और इस कुंडा के किला को ये तहस नहस कर देता है, इसको जो है काफी तोड़ फोड़ देता है। यहाँ के जो राजा थे इस किला पर जो रह रहा था उसका नाम है चुन राय, चुन राय। ओके, अब ये जो है, ये स्थिति देखकर, ये जो भव्य स्थिति, मतलब जो डेंजर स्थिति है, इसको देखकर ये डर जाता है और क्या करता है कि दाऊद खां के अधीन आकर
ये बात मान लेता है। और इन लोगों का क्या होता था कि ये जो मुगल हैं आक्रमण करते थे, और इनका सबसे पहले यही रहता था कि आप जो है इस्लाम धर्म को अपनाइए, ठीक है, मुगल का पहले यही कहानी होता था। तो ये जो है चुन राय को ये कहता है कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं मारूंगा। तो फिर ये जो है इस्लाम धर्म स्वीकार लेता है, इस्लाम धर्म ये स्वीकार कर लेता है चुन राय। ओके, जो कि चेरो वंश से ये जुड़ा हुआ था, कुंडा किला में ये रह रहा होता है, लेकिन ये स्थिति देखकर ये डर जाता है और फिर ये इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। ये चीज जो है, ये बात पता चला मेदिनी राय को। ये किनको पता चला? मेदिनी राय को। ओके, मेदिनी राय अभी अपने क्षेत्र में है, वहां तक जो है दाऊद खान नहीं पहुंचा है। तो मेदिनी राय को जब ये पता चला कि चुन राय ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है, तो फिर ये जो है इसका जो भाई है चुन राय का जो भाई है इसका नाम है सुरवर राय। क्या नाम है? सुरवर राय। ये इसको बोलता है, और इसके कहने पर, मेदिनी राय के कहने पर सुरवर राय जो है ये चुन राय की हत्या कर देता है। ठीक है, तो खैर ये दाऊद खां का सिलसिला आगे बढ़ता है, इसको तो जाना है मेदिनी राय के पास, तो ये आगे जाता है। ओके, अब क्या है कि अब मेदिनी राय जो है इनका राजधानी, मेदिनी राय ये हो गया इनका राजधानी। बस इनसे कुछ ही दूर में दाऊद खां जो है, दाऊद खां ये पहुंच चुका है तरहसी के पास। कहां पहुंच चुका है? ये तरहसी के पास पहुंच चुका है, मैंने दिखाया था तरहसी। ओके, तो तरहसी के पास ये पहुंच चुका है। अब जैसे ही यहाँ पहुंचता है, देखिए मेदिनी राय जो है अपने लोगों का बहुत ही ख्याल रखता है, और वो जानता है कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो काफी नुकसान होगा, भले ही मैं कुछ पैसे दे दूं, टैक्स मैं दे दूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। ये मेदिनी राय का मानना था, क्योंकि युद्ध से बहुत से घाटे होते हैं, खासकर इसका सीधा असर पड़ जाता है लोगों को। ओके, तो मेदिनी राय क्या करता है कि ये जो है युद्ध रुकवाने के लिए, युद्ध ये नहीं चाहता, और फाइनली ये जो है दाऊद खां को मैसेज भिजवाता है। ओके, दाऊद खां जो है ये मैसेज भिजवाता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। ओके, संधि के लिए ये जो है मैसेज भिजवाता है। अब ये संदेश भिजवाया दाऊद खां के पास, इनका जो मंत्री है मेदिनी राय, उनका नाम है सूरत सिंह, तो उनके थ्रू ये मैसेज पहुंचाता है दाऊद खां के पास। अब दाऊद खां के पास मैसेज आ गया कि मेदिनी राय जो है ये संधि चाहता है। अब इस प्रस्ताव को दाऊद खां क्या करता है, भेजता है कहाँ? औरंगजेब के पास, क्योंकि फाइनली फैसला तो वही लेंगे, क्योंकि उनके कहने पर ही आक्रमण किया गया है, तो आक्रमण रुकेगा या फिर संधि होगा उनके कहने पर ही, ये खुद से तो नहीं कर सकते ना। तो औरंगजेब के पास इनका जो प्रस्ताव है, मेदिनी राय का प्रस्ताव, ये भेजा जाता है। ओके, अब जब ये प्रस्ताव भेजा गया तो दाऊद खां क्या करता? अब तो आक्रमण नहीं कर सकता ना। अगर मान लीजिए इन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया और औरंगजेब का यहाँ पर आएगा प्रस्ताव के बदले कि ठीक है मैं मेदिनी राय का प्रस्ताव मानता हूं, आप आक्रमण मत कीजिए, तो फिर तो ये फंस जाएगा। तो क्या करता है कि ये रुक जाता है, ये जो है युद्ध विराम करता है। मतलब जब तक औरंगजेब का जवाब नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, तो ये जो है औरंगजेब के जवाब का वेट करने लगता है। अब व्हाट्सएप तो है नहीं कि मैसेज भेजा, डबल टिक हुआ, ब्लू टिक हुआ तो तुरंत रिप्लाई करके आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, महीनों लग जाते थे। ओके, तो अब ये वेट कर रहा है। अब इसी बीच क्या होता है, मेदिनी राय जो है ये तो समझदार हैं, ये चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन इनके कुछ समर्थक, इनके कुछ लोग ये जो है देखते हैं कि किस तरह से दाऊद खां आता है काफी उत्पात मचाते हुए, क्योंकि जब पलामू में इनकी एंट्री होती है बहुत सारे किलों पर ये अधिकार कर लेते हैं, उसको तहस नहस कर देते हैं। तो ये सब तो वो देख रहा है, समझ रहा है। तो कुछ लोग जो है इन पर आक्रमण कर देते हैं, कुछ लोग जो है इस पर आक्रमण कर देते हैं। ओके, आक्रमण तो करते ही हैं, करते ही हैं, साथ ही साथ इनका कुछ काफिला लगा हुआ रहता है, उसमें से कुछ का एक दो काफिलों को ये लूट भी लेते हैं। ओके, अब दाऊद खां जो कि इंतजार में थे औरंगजेब के प्रस्ताव के रिप्लाई का कि वो कुछ बोलेंगे फिर मैं अपना काम आगे बढ़ाऊंगा या फिर रुकूंगा, तो जब ये देखते हैं कि मैं तो वेट कर रहा था, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब देखिए यहाँ के लोग हमला करेंगे, लेकिन नाम तो आखिर होगा मेदिनी राय का। तो अब ये गुस्साता है, इनको गुस्सा आ जाता है, तो ये आगे बढ़ता है। अब ये बोलता है कि नहीं, अब मैं वेट नहीं करूंगा, अब मैं आक्रमण करूंगा। तो ये आक्रमण करने के लिए जो है आगे बढ़ जाता है। जैसे ये आगे बढ़ता है और आक्रमण करने के लिए तैयार होता है, अब यहाँ पर देखिए मेदिनी राय जो है इनको भी पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब तो मैं कुछ भी बोलूं ये तो मानेगा नहीं। ओके,
तो अब ये भी मान लेता है कि हाँ अब तो युद्ध होना ही है, तो ये भी जो है तैयारी करने लगते हैं युद्ध की। तो चलिए ये भी तैयारी कर रहे हैं, ये आगे बढ़ गए हैं, तो युद्ध करने ही वाला होता है उसी समय कुछ ही दूरी पर, कुछ ही समय जो है पहले औरंगजेब का जो रिप्लाई था वो आ जाता है। ओके, किसी व्यक्ति के थ्रू पहुंचाया जाता है इनको, और संदेश ये होता है, संदेश जो है इनको आता है, और ये अपना जो है युद्ध रोकते हैं। और फिर देखिए संदेश क्या है पहले इसको अब समझिए। अब इतना इन्होंने वेट किया है कि औरंगजेब क्या बोलेंगे, तो औरंगजेब क्या बोलेंगे। अच्छा, आप लोगों ने इतना इतिहास पढ़ा है, मेडिवल हिस्ट्री, आप गेस कर सकते हैं कि औरंगजेब का क्या रहा होगा मैसेज का रिप्लाई। तो सबसे पहले तो यही रहा कि मेदिनी राय जो है, ठीक है ये राजा बने रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इनको क्या करना होगा, इनको इस्लाम धर्म अपनाना होगा। ये होता है औरंगजेब का पहला जवाब कि मेदिनी राय जो है ये अगर इस्लाम कबूल करते हैं और मुगल की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, डेफिनेटली अगर मैं संधि कर रहा हूं, मैं बादशाह हूं, तो मैं चाहूंगा कि ये जो है मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन औरंगजेब का एक अलग से एडिशनल रहता था कि इस्लाम धर्म भी स्वीकार करना होगा। तो इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा, मुगल की अधीनता स्वीकार करनी होगी, ये रहता है औरंगजेब का। अदरवाइज मेदिनी राय पे आक्रमण किया जाए। तो ये जो प्रस्ताव है युद्ध करने से पहले, अब कुछ ही समय पर है, युद्ध करने ही वाला था, तो दाऊद खां इस मैसेज को पहुंचाता है मेदिनी राय के पास। और मेदिनी राय जब ये देखता है कि औरंगजेब ने क्या बोला है कि आप अपनाओ इस्लाम धर्म, ठीक है, तब आप जो है बने रहोगे, तो मेदिनी राय बोलता है कि नहीं मैं तो इस्लाम धर्म नहीं अपनाने वाला, अब तो युद्ध ही सही, मैं खुद अब आगे बढ़ता हूँ युद्ध करने के लिए। तो मेदिनी राय यहाँ पर अब वो इस्लाम धर्म क्या अपनाएगा, वो आगे बढ़ जाता है खुद से ये युद्ध करने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पर स्थिति ये है कि ये है चेरो वंश के राजा, चेरो वंश के राजा कुछ ही क्षेत्र में हैं, और ये है मुगल बादशाह। ओके, ये है मुगल बादशाह, इनके पास बड़ी सेना है, बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, तो इनके सामने तो टिकेगा नहीं। ओके, तो दोनों में युद्ध होता है, दोनों में भीषण युद्ध होता है। ओके, अब ये हो जाता है कि अभी यहाँ पर इनके अंदर में दो किले हैं, एक है पुराना किला, एक है पुराना किला और एक है नया किला। तो मेदिनी राय जो है ये रह रहे कहाँ, नया किला में, और इस पर दाऊद खां आक्रमण करके इसको जो है अपने अधिकार में ले लेता है। अब बचा नया किला, मेदिनी राय जो है ये समझ रहा है कि अब मुझ पर आक्रमण होगा, स्थिति हो गई खराब। तो अब ये क्या करते हैं कि अपने परिवार को, इनके जो बाल बच्चे हैं, इनकी पत्नी जो है, इनको यहाँ से ये हटा देते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, और ये भेज देते हैं कहाँ, जंगल की ओर। जितने भी कीमती सामान है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो दे देते हैं अपने परिवार को, और ये यहीं पर रहते हैं। मेदिनी राय जो है ये यहीं पर रहते हैं, ये यहीं पर रहते हैं और अपने परिवार को ये भेज देते हैं। तो अब तो दाऊद खां नजदीक आ गया, वो यहाँ भी आएगा। तो जब ये यहाँ पर आता है तो यहाँ भी ये आक्रमण करता है और इस किले को भी तहस नहस कर देता है। तहस नहस मतलब नुकसान पहुंचाता है, कंप्लीटली ये बर्बाद नहीं करता है। तो अब क्या है कि मेदिनी राय जो है, देखिए यहाँ पर समझदारी यही थी, मुझे टाइमर ऊपर में रखना होगा। हम्म, देखिए समझदारी यहाँ पर किया, यहाँ पर समझदारी क्या है कि अकेले लड़ने से अच्छा है कि मैं अपनी ताकत को जो है मजबूत करूं। तो मुझे जिंदा रहना जरूरी है, जिंदा रहूंगा तभी जनता की भलाई कर पाऊंगा, अपने क्षेत्र की सेवा कर पाऊंगा, जो भी विकास करना वो कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मेदिनी राय का जिंदा रहना जरूरी है। तो मेदिनी राय जो है अगर यहाँ पर रह जाता तो डेफिनेटली दाऊद खां इसकी जो है हत्या कर देता। तो मेदिनी राय जो है ये यहाँ से चला जाता है, ये भी परिवार के पीछे जंगल की ओर चला जाता है। और ये जो है मेदिनी राय, मेदिनी राय जो है ये भी जंगल की ओर चले जाते हैं। ओके, लेकिन जंगल की ओर जाके ये फिर करेंगे क्या, अब ये तो चुप बैठेंगे नहीं, तो फिर ये जंगल की ओर से फिर ये चले जाते हैं कहाँ, सरगुजा चले जाते हैं। ये चले जाते हैं सरगुजा, ये जो आप देख रहे हैं मैप, ये जो मैप देख रहे हैं, सरगुजा यहाँ पर हुआ करता था, सरगुजा यहाँ पर हुआ करता था। तो मेदिनी राय जो है ये सरगुजा की तरफ चले जाते हैं और यहीं पर शरण ले लेते हैं। अब जब यही जो मेन राजा है अब वही इस क्षेत्र में नहीं है, तो डेफिनेटली अब पूरा क्षेत्र किसके हाथ में आ गया, अब ये पूरा आ गया मुगल के क्षेत्र में। ओके, ये जो पलामू का क्षेत्र था, ये जो पलामू का क्षेत्र था ये पूरा आ गया मुगल के हाथ में। अब यहाँ पर दाऊद खां जो है उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
इन्होंने कितना बड़ा काम किया आप समझ रहे हैं। तो अब ये पूरा आ गया मुगल के हाथ में। अब ये जो है दाऊद खां काफी खुश हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए दाऊद खां क्या करता है, क्या क्या करता है ये देखिए, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक विजय स्मृति के रूप में इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण करता है, एक मस्जिद का निर्माण करता है। ओके, ये हो गया। और दाऊद खां जो है, दाऊद खां ये वापस कहाँ लौट जाता है, पटना। ये पटना लौट जाता है और पटना लौटते समय ये अपने साथ वो दरवाजा ले जाता है जो मेदिनी राय नागवंश से उठाकर लेकर आया था। कौन सा दरवाजा, इसको सिंह द्वार भी बोलते हैं या फिर नागपुर दरवाजा भी बोलते हैं। ये पत्थरों का बना हुआ काफी सुंदर दरवाजा था और काफी भव्य दरवाजा था, ये अपने साथ ले जाते हैं। ओके, अब इतना बड़ा काम किया दाऊद खान ने, तो यहां पर औरंगजेब खुश होता है दाऊद खां से और दाऊद खां को 50,000 रुपए की मोती इनको जो है भेंट किया जाता है और साथ ही साथ इनको जो है औरंगाबाद का कुछ क्षेत्र दे दिया जाता है। ओके, जैसे कि औरंगाबाद का अमछा, मनोस, गोह, ये जो है दे दिया जाता है, इनके अधीन कर दिया जाता है दाऊद खां के। ओके, अब दाऊद खां यहां से चला गया, दाऊद खां जो है यहां से चला गया। अब यहां पर इस क्षेत्र में जो है पलामू के क्षेत्र में यहां पर मनकली मनकली खां को जो है सूबेदार आप कह सकते हैं, फौजदार कह सकते हैं, फौजदार ज्यादा अच्छा रहेगा। फौजदार का मतलब होता है प्रशासनिक कार्य इनके हाथ में रहेगा। तो दाऊद खां चला गया, अब मनकली खां को जो है यहाँ पर ये जो पलामू का क्षेत्र है ये मनकली खां के हाथ में औरंगजेब के थ्रू दे दिया जाता है। ओके, अब अभी ये फौजदार है, कुछ समय के बाद इसको मनकली खां को सूबेदार बना दिया जाता है। अब सूबेदार बनाया तो कहाँ रहेगा, रहेगा पटना में। ओके, तो ये भी इस क्षेत्र से निकलकर पटना चला जाता है। ओके, अब जो यहाँ पर आता है वो कमजोर होता है। ओके, जब ये कमजोर होता है तो इसी मौके की तलाश में था मेदिनी राय, और ये जो है जो कि सरगुजा में रह रहा था मेदिनी राय, ये वापस आता है और यहाँ पर जो मुगल है इसको मार भगाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस क्षेत्र में वापस आता है मेदिनी राय वापस आता है और अपनी सत्ता को वापस जो है पाता है, फिर से अपना अधिकार इस क्षेत्र में जमा लेता है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि जब ये वापस आता है मेदिनी राय तो देखता है कि स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों की हालत भी खराब है। ओके, अब ये क्या करते हैं, ये हार नहीं मानते हैं, अब ये नई नई नीति बनाते हैं। अब ये पूरी तरह से काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, स्ट्रांग इतने हो चुके हैं कि मुगल जो है अब सोच भी नहीं रही है कि मैं इस पर आक्रमण करूं। ओके, तो मेदिनी राय जो है ये स्थिति अब ठीक करने में लग जाते हैं और अच्छे अच्छे नियम बनाते हैं, नीति बनाते हैं और कृषि का इस्तेमाल करके यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बढ़िया से ये जो है सुधार देते हैं। ओके, ये अच्छा खासा सुधार करते हैं और यही कारण है कि इनको दो तीन उपनाम से जाना जाता है। और ये दो तीन उपनाम क्या है, ये है न्यायसी राजा, इस नाम से भी जाना जाता है। फिर इनको जो है कृषि के लिए स्वर्ण युग, इनका जो कार्यकाल है कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। और चेरो वंश में इनका जो कार्यकाल है वो स्वर्ण युग माना जाता है। तो कृषि के लिए भी और चेरो वंश, ये दोनों आए तो आप याद रखिएगा स्वर्ण युग। ओके, तो स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है मेदिनी राय का कार्यकाल। ओके, इनका जो डेथ होता है ये होता है 1674 में, 1674 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, और इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं रुद्र राय, फिर बनते हैं दिक्पाल राय, और उसके बाद बनते हैं साहेब राय। तो साहेब राय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ये लंबा चला गया क्लास, लेकिन बताना जरूरी था। मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं, जितने लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है
और यहाँ पर जो मैंने कहानी बताई है इसको आप समझिएगा। ओके, इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है, आप जो पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं इसको देखने के बाद ये कहानी अपने आप आपके दिमाग में जो है दौड़ जाएगा ये कहानी। और इसी तरह का बेस जो है आपको मजबूत करना होगा, ताकि जब मैं जनजातीय आंदोलन पढ़ाऊंगा, विद्रोह पढ़ाऊंगा, तो ये आप समझ पाएंगे। ओके, तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।